he been raped thrice and from top to bottom including tongue everything was जली हुई. राजस्थान is setting a good example. केसेस में पता क्या होता है, 17 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 17.5 साल का बच्चा, उसके खुद के एक बच्चा होता है जो रेस्क्यू होके आता है, और वो मैं चाह के भी माँ बाप का प्यार नहीं दे सकता हूँ. मैं भाई बन सकता हूँ, उनका दोस्त बन सकता हूँ, लेकिन माँ और बाप की जगह नहीं ले सकता हूँ. बीन अटैक्ड मैनी स्लम्स, मतलब पिटते पिटते भी बचा हूँ, बड़ी मुश्किलों से मतलब भागना पड़ा कई बार प्रोग्राम छोड़ के. आज से करीब 15 साल पहले मकराना से निकले हुए एक 24 साल के लड़के ने एक मुहिम शुरू करी, कई जिंदगियों में नया सवेरा लाने की. और इसी विजन के साथ शुरुआत हुई नया सवेरा एनजीओ की. सो सलाम नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमनर्स ऑन काउच. And today we have Mr. Akhilesh Maheshwari with us, who is the founder of नया सवेरा NGO. उन्हीं से करते हैं थोड़ी बहुत बातचीत. Let's go. वेलकम सर. थैंक यू. सबसे पहले हम सब जानना चाहते हैं कि अगर 2 लाइन में आप अपने आप को डिस्क्राइब करें, कौन है अखिलेश जी? So Akhilesh is someone who works for society, who believes to work for the society. Akhilesh is a founder of Naya Savera NGO, who's been known as in Padman of Jaipur, TEDx speaker, child right activist, and Akhilesh believes कि he been chosen to work for the society. सर, जैसे आई नो पर्सनली आप मकराना की एक प्रॉपर बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट? तो बिजनेस से हटके व्हाई डिड यू चूज टू स्टार्ट एन एनजीओ? मतलब ये कहाँ से शुरू हुई कहानी? So basically it's like some sort of filmy story. It was started in college. जब मैं कॉलेज में था, so along with some of my friends I started working to impress a girl. Today she is fortunately my wife. So she's into it and she loves to do all these things. So just to impress her, I used to pretend कि I too love social service and I too love social work. But कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप बार चाहे दिखावे के लिए भी करते हो, तो after a point of time you start loving it. So same happened with me. The journey was started in college. Still I am a businessman. It's not कि I left the life and all, मैं सन्यासी ले हो गया हूँ या प्रॉपर उसमें आ गया हूँ. मैं अपना प्रॉपर बिजनेस करता हूँ, मेरा घर चलाने के लिए, मेरे बच्चों का खर्चा उठाने के लिए. आई एम स्टिल अ बिजनेसमैन. मैं प्रोफेशनली बिजनेसमैन हूँ, पैशन से सोशल वर्कर हूँ. दोनों चीज़ें साथ में. हाँ जी. सर आपने जो एनजीओ आपने मेंशन भी किया, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है और क्या क्या आप उसमें प्लस ऑन है, मतलब आप किस चीज़ों को हैंडल करते हैं? सो बेसिकली नया सवेरा को 15 साल हो चुके हैं. इन 15 सालों में हमारे 5 मेजर प्रोजेक्ट हैं जिन पे हम काम करें. द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इज़ आवर चिल्ड्रन शेल्टर होम, स्नेहाचल के नाम से है, जिसमें कि हम लोग चाइल्ड लेबर बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, उनको रखते हैं. लॉस्ट, मिसिंग, रनअवे, रेस्क्यूड एज इन चाइल्ड लेबर, सेक्सुअली अब्यूज, ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग सॉर्ट ऑफ बच्चे आते हैं, और हमारा प्राइम फोकस होता है उन बच्चों को उनके परिवार से मिलवाना. पिछले 5 सालों में हम 800 से ज़्यादा बच्चों को रिहेबिलिटेट कर चुके हैं अपने पेरेंट्स के पास में, इंक्लूडिंग ए चाइल्ड ऑफ नेपाल एंड म्यांमार एज वेल एज. सो हमारे यहाँ कोई भी बच्चा जो किसी भी परिस्थिति में रोड पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, घर में कहीं पे भी तकलीफ़ में होता है, तो CWC के ऑर्डर से हमारे पास आता है. फिर हमारा काम शुरू होता है उसकी काउंसलिंग करना, उसके पेरेंट्स को ढूंढना, या पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, या उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके उसको रिहैब करना. दैट इज़ वन ऑफ माई मेजर प्रोजेक्ट. दूसरा मेजर प्रोजेक्ट है मेरा ओल्ड एज होम, जो कि हमने 2022 में स्टार्ट किया था. अभी हमारे पास 15 बेडेड ओल्ड एज होम है, यानी 13 बुजुर्ग अभी हमारे पास रह रहे हैं. ये भी एक निःशुल्क सेवा है. अभी हमारे पास 65 ईयर से लेके 90 ईयर ओल्ड एज के अम्मा जी एंड बाबू जी रह रहे हैं. उनका खाना पीना रहना, उनका सारा हम लोग मैनेज कर रहे हैं. मेडिकल वगैरह सब कुछ हम लोग मैनेज करें. हमारा एक्चुअली ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति या महिला जो कि 55 या 58 साल से बड़ी हैं और फिजिकली एंड मेंटली फिट हैं, वो हमारे आश्रम में आ सकती हैं. उसके बाद होने वाली हर प्रॉब्लम के लिए हम उनके बच्चों की तरह सेवा करते हैं. बस आप जब वो फर्स्ट टाइम एडमिशन ले तब वो फिजिकली एंड मेंटली फिट होनी चाहिए. धीरे धीरे उम्र के साथ और समय के साथ अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो हम उनके बच्चों की तरह देखभाल करते हैं. सो दैट इज़ माई सेकेंड प्रोजेक्ट, सार्थक ओल्ड एज होम. तीसरा जो मेरा एक बहुत ही क्लोज टू हार्ट प्रोजेक्ट है, दैट इज़ कॉल्ड डेज ऑफ प्राइड. ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बेस्ड हमारा प्रोजेक्ट है, और इसी प्रोजेक्ट ने मुझे काफ़ी एक अच्छा पहचान दिलाई समाज में, क्योंकि मैंने
2015-16 में सैनिटरी पैड्स पे काम करना शुरू कर दिया था, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि देयर आर लॉट ऑफ मीडिया हाउसेज एंड FM channels, they call me Padman of Jaipur, either they called me Padman of Rajasthan। मैं एज एन TEDx स्पीकर भी रहा हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। अभी तक हम लोग 18 लाख से ज़्यादा सैनिटरी पैड्स बांट चुके हैं और हमारी 15 पैड बैंक्स चल रही हैं। एंड लास्ट 2 ईयर से एक बैंक के CSR फंड्स के सपोर्ट से हम लोग पूरे राजस्थान की पैड यात्रा कर रहे हैं। लास्ट ईयर 2 साल हो गए हमें, जिसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट के एक गवर्नमेंट स्कूल को कवर करते हैं। वहाँ पे जाके उन बच्चियों को हम रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स के बारे में बताते हैं, रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स देते हैं। द 4th प्रोजेक्ट इज़ कैंपेन कोख। गर्भवती महिलाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में 800 से ज़्यादा महिलाओं की हम लोग सेफली डिलीवरी करवा चुके हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। Every Monday we call all the pregnant ladies for the lunch at our center. On every Thursday we call them and we invite people like you जो आके उनसे उनकी प्रेगनेंसी के बारे में what to do, what not to do, what to eat, what not to eat, what exercise should they do, what should they don't do, इस पे उनके साथ चर्चा करती हैं। हाँ, यस। और उनको हम लोग थर्सडे को भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन के रूप में, कभी जूस, कभी नारियल पानी, कभी दूध, कभी कुछ ना कुछ उनको देते हैं। हमारा फोकस वो प्रेग्नेंट महिला रहती है जिसके न्यूट्रिशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। एंड वी मेक श्योर कि जो ये 9 मंथ्स है प्रेगनेंसी के, उसमें जो भी वैक्सीनेशन मैंडेटरी हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो उस गर्भवती महिला को लगे। और आफ्टर अ डिलीवरी जो भी बेसिक वैक्सीनेशन फ्री है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में, वो उस बच्चे को लगे। और जो भी वेलफेयर स्कीम्स है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका उन महिलाओं को फ़ायदा मिले। सो कंप्लीट हम लोग उनकी प्रेगनेंसी को लुक आफ्टर करते हैं। एंड द लास्ट प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर जो हमने 2023 में शुरू किया था। इट्स एन विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है। हमारे 5 या 6 महिलाओं की एक टीम है जिनको स्टिचिंग आती है। वो हमारे अलग अलग वेरियस प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लैपटॉप बैग्स, स्लिंग बैग्स, टॉट बैग्स, टॉयलेटरी बैग्स, ट्रैवलिंग पाउचेस, पेंसिल पाउचेस, मोबाइल पाउचेस, और उनको हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं जिससे कि एम्पावरमेंट बढ़े और साथ ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी सेल्फ सस्टेन बन सके, क्योंकि अभी हम जितने भी 5 प्रोजेक्ट्स हैं पब्लिक डोनेशन से रन कर रहे हैं। सो दीज आर द 5 प्रोजेक्ट्स वी आर डूइंग फ्रॉम नया सवेरा। And I can proudly say that we are covering all aspect of human life. Apart from animals, we are covering all the aspect of a social life as well as. मेरा यही क्वेश्चन था अगला कि यूजुअली अगर हम NGOs की बात करें या एक्टिविस्ट की बात करें, दे चूज अ फील्ड कि ये प्रॉब्लम है, मुझे इसको केटर करना है। कोई प्रॉब्ली डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन में चल जाता है, कोई ओल्ड एज होम। आप 5 चीज़ों को केटर कर रहे हैं। आई मीन राइट फ्रॉम बर्थ, क्योंकि प्री नेटल केयर से हम शुरू हो गए और जाते जाते ओल्ड एज होम तक चले गए, एग्जैक्टली लास्ट पड़ाव तक। तो ये डिफरेंट इंडस्ट्री, आई मीन सो यस, अगेन मेरा एक लाइफ का फलसफा है। मैंने जो भी सीखा है अपनी लाइफ को या अपनी फैमिली को या मेरे बच्चों को देखते हुए सीखा है या उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए सीखा है। सो मैं हमेशा ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, और मेरा एक बहुत ही सीधा सा जवाब होता है, क्योंकि मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ अपनी लाइफ में। सो हम जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप देखते होंगे कि अगर आप 8th में हैं, 9th में प्रमोट होना है, 9th में है, 10th में प्रमोट होना है, तो क्या कंडीशन रहती है? आउट ऑफ 100 आपको हर सब्जेक्ट्स में मिनिमम 36 सब में लाना होता है। इज इट पॉसिबल कि आप मैथ्स में 99 ला रहे हो और हिंदी में 10 मार्क्स ला रहे हो तो विल बी प्रमोटेड इन नेक्स्ट क्लास? नहीं होंगे। सो वो भी एक फलसफा था कि भाई मैं सिर्फ अगर बात करूं कि मैं बुजुर्गों के लिए काम करूंगा, या मैं सिर्फ बात करूं कि मैं प्रेग्नेंट वीमेन के लिए काम करूंगा, या मैं सिर्फ बात करूं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तो क्या ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है? एक होलिस्टिक अप्रोच होगी। एक परिवार को उस परिस्थिति में जहां वो है उससे बाहर निकालना है तो उसको ओवरऑल सारा सपोर्ट देना होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं तो सिर्फ वायलेंस पे काम करती हूँ या करता हूँ, वीमेन वायलेंस पे, पति मारे तो मेरे पास आ जाना। चलो ठीक है, पति ने मारा, आपके पास आ गई, आपने उसको पति से अलग करवा दिया, फिर बाद में क्या? उसके रोजगार का क्या? उसके बच्चों की शिक्षा का क्या? उसके बुढ़ापे का क्या? तो मेरा ये बहुत एक स्ट्रांगली मानना है कि लाइफ इज एन एग्जाम। आपको हर सब्जेक्ट्स को कैरी करना पड़ेगा, आपको हर सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा अगर आगे प्रमोट होना है या लाइफ में आगे बढ़ना है। इसलिए मैंने हमेशा हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश, एग्जैक्टली फ्रॉम प्रेगनेंसी टू ओल्ड एज होम, आई एम कवरिंग ऑल द थिंग्स। इसमें वीमेन एम्पावरमेंट भी है, हेल्थ एंड हाइजीन भी है, एजुकेशन भी है, चाइल्ड भी है और बुढ़ापा भी है, और लाइफ को सस्टेन इनकम कैसे जनरेट। यस एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए आप जब तक उनको ओवरऑल सपोर्ट नहीं करोगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तब तक आप एक चीज पे सपोर्ट करके उनको उस गरीबी रेखा से या उस
गरीबी से बाहर नहीं निकाल पूरा सकते। cyclic ही तो होता है। साइकिल, यस यस यस। सो इसीलिए मैं सारे टॉपिक्स पे काम करता हूँ। तो सर एनजीओ का ख्याल आपको कैसे आया? मतलब ऑब्वियसली हम सोचते हैं किसी के हमें हेल्प करना है तो हम नॉर्मली चैरिटी से शुरुआत करते हैं कि तो जैसे वो भी कर सकते थे आप, बट एकदम से आपने ये ख्याल आपका कब आया कि मैं एक एनजीओ स्टार्ट करूँ? और जिस तरह से अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इतना आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सो बेसिकली दो चीज़ें होती है। देखिए, एक तो मैं इन जनरल आपको बताना चाहूँगा कि आप अकेले कर तो सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट आप एक अकेले बढ़ते हैं तो आप एक अकेले की कैपेसिटी में कर सकते हैं। ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे आपके साथ, सिर्फ आपके क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली जुड़ पाएंगे अगर आपको एक एंटिटी नहीं है, आप एक कोई सिस्टम नहीं है तो। दूसरा, जहाँ तक बात है नया सवेरा की, तो अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब हम कॉलेज में थे तो हम लोग भी ऐसे ही शुरू किया था, हम लोगों ने भी, वी वर नॉट हैविंग एनी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। सो वन ऑफ द आवर प्रोफेसर और यू कैन से लेक्चरर, ही सजेस्टेड अस एंड ही मोटिवेटेड अस कि यार तुम ये जो काम कर रहे हो ना, अभी क्या है कि तुम अनऑर्गेनाइज कर रहे हो, तुम रजिस्टर्ड नहीं हो, तो लोग 100 रुपये दे सकते हैं, 200 रुपये दे देंगे, 500 रुपये दे देंगे। बट इफ यू आर ड्रीमिंग बिग एंड इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, देन देयर शुड बी इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। तो उन्होंने हमें बहुत इंस्पायर किया कि यू शुड गेट रजिस्टर्ड इफ यू रियली वांट्स टू ब्रिंग द चेंज। और फिर हमने भी रियलाइज़ किया था कि बिना बैंक अकाउंट के, बिना रजिस्ट्रेशन के लोग बहुत कुछ चाह के भी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। सो इसीलिए फिर हम लोगों ने इसको रजिस्टर करवाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन गिव्स यू वैलिडिटी कि आप सर्टिफाइड हैं, आप रजिस्टर्ड है, तो मीन्स पीपल कैन ट्रस्ट यू। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट डेज ऑफ प्राइड। अभी आई गेस मैंने आपका इंस्टा हैंडल भी देखा था, अभी रिसेंटली हुआ है शायद ये, राइट? और ये रेगुलर होता रहता है, आप करते रहते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में भी रेगुलर आप वॉलंटियर्स, आप खुद भी जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, हम कर तो रहे हैं, बट 21st सेंचुरी में हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, हम बात करते हैं स्पेस में जाने की। 21st सेंचुरी में भी इंडिया में इतना प्रॉब्लम क्यों है कि बहुत बड़े चंक ऑफ वुमेन को ये अभी अवेयरनेस ही नहीं है मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बेस? सो आई विल टेल यू, कई सारी स्टडीज हैं जो 70 to 80% तक क्लेम करती है कि वीमेन आर नॉट यूजिंग मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। मैं मानता हूँ कि 50-60% होगा आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत अवेयरनेस बढ़ चुकी है और बहुत ईजी अवेलेबल चीज़ें हैं। जब मैंने आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले जब इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम किया था, तब सैनिटरी पैड्स वाज आल्सो नॉट दैट इजी अवेलेबल थिंग्स। या तो मेडिकल शॉप्स पे मिलते थे या बहुत सेलेक्टेड एरियाज में मिलते थे। सी एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे मतलब मैं अगर मेरी ही बात करूँ तो आई बीन क्रिटिसाइज अ लॉट बाय द पीपल बाय सेइंग दिस कि मैं उनको यूज़ एंड थ्रो वाले सैनिटरी पैड्स दे रहा हूँ, मैं उनको रीयूजेबल पे क्यों नहीं स्विच कर रहा हूँ, या मेंस्ट्रुअल कप्स क्यों नहीं उनको दे रहा हूँ, या उनको मतलब ऐसी चीज़ क्यों नहीं दे रहा हूँ जिसको वो बार बार यूज़ कर सके। सी देखिए, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो आप जैसी गर्ल्स या मेरी डॉटर जैसी लड़कियाँ या मेरी फैमिली जैसी फीमेल्स नहीं है जिनके पास सारी फैसिलिटी है। दे हैव द सेपरेट वॉशरूम, दे हैव द प्रॉपर वाटर, दे हैव द प्रॉपर क्लीनिंग डिटर्जेंट एंड मैकेनिज्म एंड ऑल। मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो गाँवों में, बस्तियों में रहने वाली महिलाएं, बच्चियां हैं, जहाँ पीने का पानी भी मिलना एक चैलेंज है। मेरे गाँव, मेरी बेनिफिशरीज है बाड़मेर, जैसलमेर में, या ऐसे गाँवों में जहाँ पीने का पानी भी 5-5, 2-2, 4-4 किलोमीटर से सर पे मटकी रख के लाना पड़ता है, जहाँ नहाने के लिए 1 मग्गा 2 मग्गा मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे महिलाओं को आज भी अपने इनर गारमेंट्स को वॉशरूम के अंदर टॉवेल के नीचे सुखाना पड़ता है। वो खुली धूप में अपने अंडर गारमेंट्स तक नहीं सुखा पाती हैं, वो कहाँ रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स को ढंग से वॉश करके खुले में सनलाइट में सुखा पाएंगी? क्योंकि चाहे आप कितना भी कर लीजिए, ये जो भी रीयूजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जब तक ये प्रॉपर वॉश नहीं होंगे, स्टरलाइज नहीं होंगे, तब तक ये हाइजीनिक नहीं होंगे, इन्फेक्शन के चांसेस। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो पीपल दे बिलीव और नॉट, स्पेशली जो रीयूजेबल पे काम करते हैं वो तो मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे। एंड आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट देम, दे आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब, बट दे शुड टारगेट पीपल लाइक यू फर्स्ट, जो उन आप लोगों में रीयूजेबल का चेंजेस आना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत एक्सपेंसिव कप एवरेज प्राइस आई गेस इंडिया में 500-600 अबव है अगर अच्छी क्वालिटी में जाते हैं तो। और ये बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसे इंसान के लिए जिसकी फैमिली इनकम शायद महीने की 7-8 हज़ार है, उसके लिए 500 भी बहुत बड़ा चंक है। एग्जैक्टली। सो मेरा यही कहना होता है कि जहाँ जहाँ रीयूजेबल, आप अगर ऐसे डाउन ट्रोडन सोसाइटी में रीयूजेबल दे रहे ना, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आप 3 महीने बाद जाके पता कर लीजिएगा, या तो वो फेंक चुके होंगे उस रीयूजेबल सैनिटरी पैड को, या वो जो यूज़ कर रहे होंगे ना वो इतना ज़्यादा रफ हो चुका होगा, इतना ज़्यादा खराब हो चुका होगा कि वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान कर रहा होगा। सो दैट इज़ अ फाइट जहाँ आई बीन क्रिटिसाइज, बट मेरा अगेन आई ऑलवेज बीन, इट्स अ 15 years ऑफ नया सवेरा, मैं अपनी धुन का पक्का हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे हिसाब से, मतलब आई एम नॉट सेइंग आई एम ऑलवेज राइट है एवरी टाइम,
बट मुझे पता है कि मेरी जो बेनिफिशरी की जो लिस्ट है उसकी क्या पोजीशन है और उनको क्या चाहिए. आई एम नॉट अगेंस्ट इट. लाइक माई डॉटर, शी इज नाउ 14 year old. From her first cycle, almost 2 years she been on menstrual cycle, she is using period panty. क्योंकि उसके लिए एक्सेस ऑफ वाटर है, एक्सेस ऑफ सोप है, एवरीथिंग इज देयर, फैसिलिटीज हैं. शी इज यूजिंग, शी नेवर यूज्ड इन सैनिटरी पैड्स. ने तो रियूजेबल वाला किया, ने उसने नॉर्मल वाला किया. वो तो पीरियड पैंटी ही यूज करी एंड शी इज फीलिंग सो कंफर्टेबल. कई बार तो मुझे ऐसी चिंता होती है कि वेन एवर शी ट्रेवल समवेयर, बिकॉज इट कैन स्टार्ट एनीवेयर. लाइक इसका कोई फिक्स तो है नहीं कि 15 को होगा तो अगली बार भी 15 को ही होगा. इट कैन बी ऑन 10th ऑल्सो, इट कैन बी ऑन 7th ऑल्सो. सो हम लोग कई बार, मेरे को चिंता होती है कि इफ शी विल बी ट्रेवलिंग समवेयर एंड शी इज नॉट हैविंग पैंटी विथ हर इन द बैग एंड ऑल, एंड इफ शी सडनली स्टार्ट हर साइकिल, शी डोंट नो हाउ टू यूज इट, यू नो, द नॉर्मल वाला. सो सी, कुछ चीजें जो अच्छी होती है उसके साथ कुछ इफेक्ट भी, बैकलैश भी होते हैं. सो शी इज यूजिंग इट. सो हम लोग चाहते हैं कि शी प्रमोट एंड शी डजंट यूज दैट, क्योंकि उसके पास वो सारी फैसिलिटी हैं जिससे कि वो रियूजेबल को अच्छा सस्टेनेबल बना सकती हैं यूज करके एनवायरनमेंट को. बट अगेन एज आई सेड कि मेरा ऑडियंस बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, ट्राइबल एरिया, जयपुर के बस्तियां हैं जहां इतनी एक्सेसिबिलिटीज नहीं है. मतलब आई स्टिल रिमेंबर द कोविड टाइम. मतलब हम लोग उससे पहले से सैनिटरी पैड्स बांटते थे. कोविड में हमने 1-2 महीने तो ब्रेक रहा, तो मेरे पास कॉल्स आने शुरू हो गए थे, भैया पैड खत्म हो गए, आपकी जो इंचार्ज है वो दे नहीं रही है, उसके पास पैड नहीं है, ये नहीं है. सो आई सेड कि मैंने फिर परमिशन लेके धीरे धीरे काम करना शुरू किया. स्टिल मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, मेरी जो मतलब जो कम्युनिटी में हमारे लिए काम करती थी वो नंबर्स बहुत कम भेजती थी कि आज इतने ही गए, आज इतने ही गए आज. तो आई वॉज लाइक कि भाई क्यों, ऐसा क्यों है. सो you won't believe, that was so shocking. She came to me and मतलब she called me up and she said कि सर लेडीज़ के पास लड़कियों की पैंटीज फट चुकी हैं, उनके हस्बैंड या फादर के पास पैसा नहीं है टू बाय ए न्यू पैंटी, एंड विदाउट पैंटी हाउ दे विल होल्ड द सैनिटरी पैड्स. For me it was like very shocking thing. ये ऐसा डिजास्टर था जो शायद कोविड में बात भी नहीं करी होगी, हम लोगों को रियलाइज भी नहीं होगा कि ऐसी मुझे भी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था. आई वेंट टू माय वाइफ एंड आई आस्क्ड कि यार सच में बिना पैंटी के तुम लोग पैड होल्ड नहीं कर सकते. शी सेड आर यू मैड एंड यू स्टूपिड, तुम मतलब इतने सालों से इस टॉपिक पे काम करो, तुम्हें ये छोटी सी बात नहीं पता कि हाउ शी विल होल्ड. तब मेरे को एक अजीब सा रियलाइजेशन हुआ, यार मैंने तो इस चीज पे कभी सोचा ही नहीं कि हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियां आज भी हमसे नहीं ले रही थी, इवन बिफोर कोविड ऑल्सो. तो माइट बी दैट इज द रीजन कि दे डोंट हैव द पैंटीज टू होल्ड द सैनिटरी पैड. फिर हमने एक लड़की थी, आई फॉरगॉट हर नेम, उसका बर्थडे था, तो शी आस्क्ड मी कि भैया आई वांट टू डू समथिंग, क्या करूं. तो मैंने उसको ये बात बोली, मैंने कहा यार ऐसी ऐसी एक डिमांड आई है, कैन यू हेल्प मी आउट. एंड शी हेल्प अस फॉर ऑलमोस्ट 150 पैंटीज, पेयर ऑफ पैंटीज. तो हमने फिर ममता जी जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं उनसे एक लिस्ट बनवाई एक पर्टिकुलर बस्ती की कि आप पता करो ऐसी कौन कौन सी बच्चियां और महिलाएं हैं जिनके पास पैंटी नहीं है, इस वजह से वो हमारे यहाँ पहले लेती थी अब लेने नहीं आ रही है. तब हम लोगों ने 150 उस गर्ल के थ्रू और एनजीओ के थ्रू हमने ऑलमोस्ट 400 लेडीज तक पैंटीज डिलीवर करवाई सैनिटरी पैड के साथ में. तो वो एक अलग मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था कि यार मतलब बहुत सारी चीजें, बीइंग इन ए मैन, बिकॉज आई नेवर रियलाइज दैट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ मैन. हम लोग शायद इतने प्रिविलेज हैं कि हमारा भी दिमाग यहाँ जाएगा नहीं कि ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी के साथ. और सर जैसे यही आप जैसे आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली छोटी जगह टारगेट है, ऑडियंस भी वही है कि उन महिलाओं को अवेयर करना, तो डेफिनेटली आप कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होगी वहाँ के मेल्स या वहाँ की सोसाइटी को, क्योंकि इस तरह की बातें ना तो वो करते हैं ना सुनते हैं जो हमारे कल्चर में है. एग्जैक्टली. और एकदम से आके अगर कोई इस तरह के ओपनली बात, वो भी मेल. नहीं, ये मेरे साथ बहुत चैलेंज रहा है. आई टेल यू अबाउट, इट्स अबाउट 2014-15 की बात है जब मैंने इनिशियली इस टॉपिक पे काम किया था. देयर वाज अ टाइम आई बीन अटैक्ड मैनी स्लम्स, मतलब पिटते पिटते भी बचा हूँ, बड़ी मुश्किलों से मतलब भागना पड़ा कई बार प्रोग्राम छोड़ के. सो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे नहीं होगा. सी या तो मैं रोज़ लड़ता रहूँ, पिटता रहूँ या पीटता रहूँ और लीगल इश्यूज़ में फंसता रहूँ. सो आई जस्ट टुक वन लेडी फ्रॉम द स्लम, ममता जी, जो आज भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे लिए, तो सिस्टर की तरह. एंड आई कॉल हर लोकल मदर टेरेसा, मतलब इंडिया की मदर टेरेसा. शी इज़ डैम गुड. सो फिर मैंने उनको अपने साथ लिया. सो ये चैलेंज आता था, लाइक देयर आर मेनी टाइम्स, इवन नॉट ओनली मेल, एल्डर फीमेल्स ऑफ द फैमिली,
मतलब इसको शर्म नहीं आती है, लड़का हो कैसे, छोरा बोलते थी मेरे को, दैट टाइम आई वाज क्वाइट यंग, सो छोरे को शर्म, छोरा होके छोरियों से ऐसी बातें करता है, इसको साले को पीटो, इसको आने मत दो बस्ती में, नालायक है, ये तो बदतमीज है, ऐसे गंदे गंदी बातें करता है हमारी घर की महिलाओं से, बेटियों से। आदमी भी ऐसा गुस्सा करते थे। देन मुझे लगा कि यार देखो, लड़ने से लड़ाई में मेरी एनर्जी चली जाएगी, सॉल्व भी नहीं होंगी। तो फिर मैंने ममता जी को मेरे साथ लिया, उनको साथ ले जाने लगा। बट टचवुड कुछ महीनों में जो पैड्स हमने दिए और जो पैड यूज करने के बाद उन बच्चियों की, महिलाओं की लाइफ में कंफर्ट आया उन 4 दिनों में, वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बन गई। वो अपनी सहेलियों को, अपनी घर की महिलाओं को पकड़ पकड़ के लाने लग गई और हमारी जगह वो उन आदमियों को जवाब देने लग गई, चाहे वो उनके पति थे, पिता थे, भाई थे, कि तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे ही एक अम्मा जी थी, मैं एक बस्ती में गया था सैनिटरी पैड देने इनिशियली, सब दे दी, फोटो वोटो खिंचवा ली, सब कुछ कर लिया सोशल मीडिया के लिए, एंड आई वाज मूविंग कि भाई चलो यहाँ से चलते हैं, काम हो गया। तो अम्मा जी ने मुझे रोका कि बेटा तू काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन तू एक बात बता, तूने आज तो दे दिया 1-1 पैकेट, अगले महीने क्या होगा इनका? ये तो हर महीने जरूरत पड़ेगी, तू तो आज फोटो खिंचा के भाग जाएगा यहाँ से, ये तो अगले महीने फिर कपड़ा लेगी, अखबार लेगी, रुई लेगी। देन अगेन आई रियलाइज कि यार ये बात भी सही है, तो साला मंथली साइकिल है। सी ये एक मेरे डिसएडवांटेज थे मैन होने के, क्योंकि मैं उस लेवल पे सोच ही नहीं पाता था। तो मैंने कहा हाँ अम्मा जी, आप बात तो आपकी एकदम सही है। फिर मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया कि यार ऐसे से अम्मा जी ने मुझे टोका था, उन्होंने कहा, जिसमें कुछ गर्ल्स भी थी, उन्होंने कहा यस भैया, यस सर, ये तो फैक्ट है। सब हम लोगों ने फिर बैठा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे भाई क्या करें ऐसा, क्योंकि हर बार हम जाके दे पाए माइट बी नॉट पॉसिबल। फिर हम कॉन्सेप्ट लाए पेट बैंक का। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी नई बस्ती में कोई भी हमें सजेस्ट कर रहा है, पहले हम सर्वे करते हैं, वी हैव सम सेट ऑफ क्वेश्चनएयर, वो हम पूछते हैं। सो कई बार क्या होता है, व्हाइल डूइंग द सर्वे, बहुत बार होता है कि कई महिलाएं, लेडीज और गर्ल्स एक बहुत ही आगे बढ़ के आती हैं, वॉलंटियर करती हैं, मैं ले चलती हूँ भैया, इस गली में चलो, इससे पूछो, उससे पूछो, ये करो, आप बहुत अच्छा करो। हमें रियलाइज हो जाता है कि यार ये 3-4 महिलाएं इंटरेस्टेड हैं। हम क्या करते हैं, उन्हीं के घर को हम पेट बैंक डिक्लेयर कर देते हैं और उनको पेट बैंक मैनेजर डिक्लेयर कर देते हैं उस बस्ती के लिए, और उनके घर पे पैकेट ऑफ 150 सैनिटरी पैड्स या कार्टून रख देते हैं, 200 का, 300 पैकेट्स का, एंड वी अनाउंस इन द स्लम कि भैया ये आपका पेट बैंक है, आइदर नाइट 2, मॉर्निंग 4 और आइदर नाइट 10। आपको जब भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, यू कैन कम एंड 1 or 2 पैकेट मैक्सिमम एवरी मंथ। तो शी कीप्स एन रिकॉर्ड, एवरी पेट बैंक मैनेजर कीप्स एन रिकॉर्ड कि भाई मंडे को सुकृति ले गई, ट्यूसडे को मीनाक्षी ले गई, इतनी तारीख को ये ले गई, इतनी तारीख को ये ले गई। तो ऐसे करके हमारा पेट बैंक का कॉन्सेप्ट हुआ। सो नया सवेरा का एक-एक प्रोजेक्ट, एक-एक चीज यंग वॉलंटियर्स की देन है, मतलब स्पेशली कम्युनिटी से जो हाँ उठ के आ रहे हैं, और प्लस आप जैसे यंग वॉलंटियर्स जो हमारे पास वॉलंटियरिंग करने आते हैं, इंटर्नशिप करने आते हैं, वो मुझे रियलाइज कराते हैं, भले वो 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 4 महीने बाद वो मूव ऑन कर जाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, बट उन आइडियाज पे मैं सिचुएशन लेके आते हैं। ये सब आइडियाज, ये जो सारे यूनिक नेम है सारे प्रोजेक्ट्स के, वो सब किसी ना किसी इंटर्न वॉलंटियर्स उनकी देन है। बिल्कुल। अब जैसे हम बात कर रहे थे, द फर्स्ट मेजर वर्क दैट यू स्टार्टेड इज रेस्क्यूइंग डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन बेसिकली। आपके एनजीओ में उनको सब कुछ मिलता है, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़, जब तक वो अपने पेरेंट्स के रिहैबिलिटेट नहीं हो जाते, खाना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, स्पॉन्सर्ड हो जाती है, पार्टीज़ भी हो जाती हैं, बाहर भी ले जाते हैं, सब कुछ होता है। बट ऐसी क्या चीज़ है जो सब देते हुए भी आप उनको नहीं दे सकते? कुछ ऐसा तो होता ही होगा। यस, माँ बाप का प्यार। ऑनेस्टली मतलब आई डोंट नो, आप कभी आइए हमारा प्रोजेक्ट विजिट करने, एंड आई बिलीव वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग वी हैव, ठीक है ना, एग्जैक्टली। सो बट जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, द किड्स दे आर मिसिंग इज द 2 थिंग्स दे आर मिसिंग, वन इज फ्रीडम, वन इज फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी एक्चुअली शेल्टर होम में बच्चा हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उठो तो उठो, नाश्ता करो तो नाश्ता करो, पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, नमस्ते करो तो नमस्ते करो, डांस सीखो तो डांस, मतलब एवरीथिंग दे आर डूइंग ऑन आवर इंस्ट्रक्शन, शेड्यूल बना हुआ है। सेकंड, फ्रेंड्स एंड फैमिली वहाँ नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, देख लीजिए चाहे मेरा स्टाफ, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, बट परिवार की जगह कोई नहीं ले सकता। आप परिवार में अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ झोपड़ी में भी रह रहे हो ना, तो वो बहुत प्यारी है, बजाय कि आप अकेले 5 स्टार होटल के कमरे में बंद हो। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल जो हम सब ने, मतलब कोविड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया मेरी लाइफ में, और मतलब कहते हैं ना, कोविड ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, लाइफ को समझने का एक नजरिया दिया। हम सब फर्स्ट वेव में 2020 में हमारी फैमिलीज के साथ थे, हमने खूब इंजॉय किया, ऑनलाइन हाउसी खेल रहे हैं, कुकिंग कंपटीशन चल रहे हैं, गाने शूट किए जा रहे हैं, भागेगा इंडिया खेलेगा, कुछ ऐसा, मतलब वापस, है ना, सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी ऑल एंजॉयड।
बट वी ऑल रियलाइज वन थिंग आफ्टर अ मंथ एंड 45 डेज हमें ऐसे लगने लगा था यार कब मैं घर से बाहर निकलूं, कब मैं सामने वाले गार्डन में जाऊं, कब मैं जिम जाऊं, कब मैं मूवी देखने जाऊं, कब मैं दोस्तों से रोड पे ही निकल जाऊं, दोस्तों से मिलने जाऊं। जबकि कहाँ थे हम? हमारे घर में थे। किसके साथ थे? हमारे परिवार के साथ। स्टिल हम उस आज़ादी को मिस कर रहे थे कि मैं कब गार्डन जाऊं, कब दोस्तों के पास जाऊं, कब ऑफिस जाऊं, कब कलीग से मिलूं, कब मैं इससे मिलूं, कब मैं उससे मिलूं। तो जब हम हमारे परिवार के साथ होते हुए विथ सब फैसिलिटी के साथ होते हुए भी कोविड में हमें 20 दिन 50 दिन में हमें हमारी वो आज़ादी याद आने लग गई थी। तो ये तो बच्चे हैं, हम कितनी फैसिलिटी दे दो इनको, पर वो फ्रीडम नहीं है इनके पास। फ्रीडम टू मूव नहीं है, फ्रीडम टू प्ले नहीं है, फ्रीडम टू मूवमेंट नहीं है, फैमिली नहीं है, दोस्त नहीं है वहाँ पे। ये चीज़ मेरे नहीं, हर एनजीओ की कहानी है। हम कितना ही अच्छा उनको रख लें, वो चीज़ मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि इफ़ आई आस्क यू कि देयर इज़ अ 5 स्टार होटल, आपके साथ आपको वहाँ 1 मंथ का फ्री स्टे दिया जा रहा है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, बट शर्त यही है कि सब कुछ आपको उस बंद कमरे में ही मिलेगा। यू कांट मूव आउट फ्रॉम द रूम। कैन यू स्टे? एक दिन 2 दिन 5 स्टार के नाम पे, वो लविश बुफे के नाम पे हमें बहुत अच्छा लगेगा। तीसरे चौथे दिन हमें हमारे परिवार की, दोस्तों की, उस आज़ादी की याद आने लग जाएगी। तो सेम विद द किड्स, भले इनके लिए वो 5 स्टार फैसिलिटी है हमारा आश्रम, जिस जगह से वो आए हैं, जिस बैकग्राउंड से वो आए, पर वो आज़ादी मिसिंग है। सो वो एक चीज़ है जो ये बच्चे मतलब मिस करते हैं, विच आई बिलीव कि करते हैं। भले कोई एक्सेप्ट करे नहीं करे अदर एनजीओ वाला, बट मैं करता हूँ कि हाँ वो मिस करते हैं। और वो मैं चाह के भी माँ बाप का प्यार नहीं दे सकता हूँ। मैं भाई बन सकता हूँ, उनका दोस्त बन सकता हूँ, लेकिन माँ और बाप की जगह नहीं ले सकता हूँ। वो तो है ही बात। और मेरे को एक और चीज़ पूछनी है, जैसे ये चाइल्ड लेबर और इन चीज़ों से रिलेटेड, हम लोग कहते हैं कि पेरेंट्स हमको हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करते हैं। आपके खुद के बच्चे हैं, आपको पता है, आप अपने से पहले उनके बारे में सोचेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि एक माँ या एक पिता मजबूर हो जाता है भाई अपने बच्चे को कि नहीं आप जाओ, आप चूड़ी फैक्ट्री में काम करो, हजार्डस कंडीशन में काम करो? और क्या पेरेंट्स एक्चुअल में इन्वॉल्व होते हैं या अननोइंगली हो जाता है ये सब? सो बेसिकली देखो, दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ट्रैफिकिंग वाले बच्चे होते हैं। गरीबी और मजबूरी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे हर गलत काम करवाती हैं। आज एक चीज़ बताइए, आप अपने बच्चे को विदेश भी तो भेज रहे हो पढ़ने के लिए अपने से दूर, बिल्कुल। आप अपने बच्चे को नौकरी करने के लिए भी तो अपने से दूर भेज रहे हो। मैं खुद एक बच्चा हूँ जो बाहर आया हूँ, पेरेंट्स से दूर आया हूँ। सो हम करें तो सब सही, एज यू नो सर सेड कि भाई जो टीवी शोज में काम करे तो सही, जो ऑफिस में काम करे वो गलत है। तो हम हमारे बच्चे को हॉस्टल भेज रहे हैं, हम हमारे बच्चे को फॉरेन भेज रहे हैं, वो सही है क्योंकि उसका फ्यूचर बन रहा है। वो हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास वो एजुकेशन सिस्टम यहाँ नहीं है, या मैं जिस गांव में था वहाँ नौकरी नहीं थी, या वहाँ शिक्षा नहीं थी, तभी तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने जयपुर भेजा या दिल्ली भेजा या मुंबई भेजा या बाहर भेजा। सेम विद दैम। इतनी गरीबी, और स्पेशली जो चाइल्ड लेबर आता है वो मोस्टली बिहार, झारखंड उधर से आता है। एक्सट्रीम पुअर्टी है, एक्सट्रीम लेवल पे अनएजुकेशन है। तो और फिर सेकंड नंबर ऑफ किड्स, मतलब दे हैव सो मेनी नंबर ऑफ किड्स कि उनको लगता है कि भाई ठीक है इतने को खिलाएंगे कैसे, और एक हमारे पास है 4 बाहर कमाने भी चले गए तो क्या हो गया। मतलब मेरे पास कई बार इतनी दुविधा हो जाती है, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे रेस्क्यू के आते हैं। एक 9 साल का बच्चा मुझे आके बोलता है भैया मेरे को जल्दी यहाँ से भेजो, मेरी 4 बड़ी बहनें हैं, मेरी मदर की तबीयत खराब है, उसके फादर की डेथ हो चुकी है, ही इज़ द स्मॉलेस्ट इन द फैमिली बट द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। वो कहता है भैया अगर आप मुझे यहाँ पकड़ के रखोगे, मेरा ठेकेदार पैसे नहीं देगा, मैं कमाऊंगा नहीं, तो 3-4 बहनों की शादी कैसे करूंगा, माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा। मतलब आई वाज स्पीचलेस। एक 9 साल का बच्चा, मतलब उसकी समझदारी वाली बात, मतलब उसकी मजबूरी और समझदारी देख के आई फील लाइक क्राइंग। मजबूरी समझदार भी बना देती है। हाँ एग्जैक्टली, मजबूरियां समझदार भी बना देती हैं। सो कई बार ऐसे लगता है कि यार गलत हो रहा है, बट फिर वही बात आ जाती है कि ठीक है। और अभी जैसे कुछ केसेस में पता क्या होता है, 17 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 17.5 साल का बच्चा, उसके खुद के एक बच्चा होता है जो रेस्क्यू होके आता है। बिकॉज गाँव में जल्दी शादी कर देते हैं, 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 16.5 साल की उम्र में, और बच्चा भी पैदा हो जाता है। अब वो कहता है भैया आप मुझे यहाँ 2 महीने 3 महीने से पकड़ के बैठे हो, मेरी बच्ची भूखी मर रही है, मेरी बीवी भूखी मर रही है, मैं कमाऊंगा नहीं, घर खर्चा नहीं भेजूंगा, तो माँ बाप का खर्चा कैसे निकलेगा, मेरी उस बच्ची का खर्चा कैसे निकलेगा, मेरी बीवी का खर्चा। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। कानून कुछ और कहता है, परिस्थिति मुझे और, मतलब वहाँ मैं इतना दुविधा में फंस जाता हूँ। आई फील सो हेल्पलेस कि मैं क्या करूँ इन बच्चों के लिए। इन चीज़ों पे तो लॉज कब से बने हुए आ रहे हैं चाइल्ड लेबर पे, लेकिन
अल्टीमेटली धरातल पे सिचुएशन ही कुछ और है। और आई टेल यू पोस्ट कोविड मतलब इतना बढ़ गया है चाइल्ड लेबर, क्योंकि वो जो 2 साल थे 2.5 साल थे, स्कूलों की फीस भरने को पैसे नहीं थे, स्कूलों ने बाहर निकाल दिया, स्कूलें बंद थी, ऑनलाइन पढ़ाई करवा नहीं सकते थे, हर कोई कर भी नहीं सकता था। आज मैं अपना बोलूँ, आई हैव 2 किड्स, आई हैड 1 लैपटॉप। अब भाई सिर्फ पढ़ाई के लिए दूसरा लैपटॉप तो नहीं खरीद सकता था ना, तो एक बच्चा लैपटॉप से पढ़ता था तो एक बच्चा मोबाइल से पढ़ता था। और उस केस में भी मैं तो ऑफिस चला जाता था, वो तो ठीक है, घर पे वाइफ थी तो वाइफ के मोबाइल को यूज, भाई हर घर में 2 मोबाइल और एक लैपटॉप हो जरूरी थोड़ी है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है हाँ, और कई जगह तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। सो ये जो कोविड से जो लोकल स्ट्रीट वेंडर्स पे जो मार पड़ी थी ना, उससे कई बच्चों की पढ़ाई छूटी। और फिर लगता था, होता क्या, देखिए जनरली पेरेंट्स क्या सोचते हैं, 14 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करता नहीं है, इससे अच्छा काम पे जा, 4 घंटे 6 घंटे कुछ कमा के लाएगा तो घर खर्चे में हेल्प भी मिलेगी। सो इस सोच ने चाइल्ड लेबर को और बढ़ावा दिया है पोस्ट कोविड, यानी चाइल्ड लेबर बहुत इंक्रीज हुआ। ऑल्दो गवर्नमेंट पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारी स्कीम्स है, खाना स्कूल में दे रही है, यूनिफॉर्म दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन इट्स स्टिल नॉट सफिशिएंट। सर आपके पास में इस तरह की सिचुएशंस आती है जो आप खुद भी कह रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आता कि लॉ कुछ और कहता है और परिस्थिति कुछ और है, तो आप कैसे मैनेज करते हो चाइल्ड लेबर, आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग को भी हैंडल करते हो, रेस्क्यू देखो मैं ऑनेस्टली बाय लॉ जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं किसी पद पे बैठा होता हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता हूँ, मैं लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता और जाना भी नहीं चाहिए। देखिए क्या होता है कि आप एक केस में लॉ के अगेंस्ट जाओगे ना, यानी वंस यू स्टार्टेड ब्रेकिंग योर ओन रूल्स, वेयर डज इट स्टॉप। अब मतलब एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग कह सकते हो कि सर बच्चा रोड पे घूम रहा था या घर पे फालतू ही तो बैठा था, इससे अच्छा 2-5 हज़ार कमा रहा तो परिवार की मदद ही कर रहा है। सी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। कल को तो मेरी मजबूरी है साहब, मेरे तो फादर एडमिट है, मुझे तो 5,000 रुपये चाहिए, तो मैं चाकू दिखा के आपको लूट लूँ, हाउ यू जस्टिफाई इट। सो रूल्स मैं मानता हूँ कि कुछ रूल्स हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी के रूल्स बने हुए हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन अगेन मतलब मैं एज एन चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, मैं बच्चे का भविष्य ज़्यादा मेरे लिए प्रेफरेंस है बजाय कि उस परिवार की स्थिति। सो मैं एज पर द लॉ जाना ही, मजबूरी समझो या कुछ भी समझो, लॉ के साथ ही चलना प्रेफर करता हूँ। तो जो भी बच्चा आता है उसके जब तक पूरा लीगल कंप्लीट नहीं हो जाता है, वी डोंट लेट हिम गो एनीवेयर। पूरा प्रोसेस पूरा करके ही उसको एज पर द सिस्टम ही बच्चों को, पेरेंट्स को हैंड ओवर किया जाता है। फिर ये इंश्योर, जैसे आपने कोई बच्चे को रेस्क्यू करा, उसके बाद उसको उसके रिहैबिलिटेशन हो गया, जहाँ जिस भी स्टेट का था वहाँ उसके पेरेंट्स के पास, फिर फॉलो अप्स होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो अगर पेरेंट्स की हालत ठीक नहीं है वो तो वापस काम पे लगवा देंगे। सो यस, फॉलोअप्स होते हैं। हम एक्चुअली क्या, बिहार की मैं पर्टिकुलर बात करूंगा क्योंकि ज़्यादातर चाइल्ड लेबर बिहार है। आजकल का एक सिस्टम हो गया पिछले कुछ सालों से, हम बिहार के बच्चे को पेरेंट्स को देते ही नहीं है। यहाँ से बाकायदा एक टीम जाती है, इंक्लूडिंग द सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की टीम होगी, चाइल्ड राइट्स डिपार्टमेंट की, NGOs, सिविल सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जिस शेल्टर होम में बच्चा होता है, हम लोग पटना जाके वहाँ के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को बच्चे हैंड ओवर करके आते हैं कि साहब ये आपके स्टेट के बच्चे थे, हमारे यहाँ काम करने आए। सो उसमें ये रहता है कि वो जो स्टेट के रिकॉर्ड में आ जाता है ना चाइल्ड लेबर, तो वहाँ की जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उससे वो और उसकी फैमिली को बेनिफिट करते हैं। सेकंड क्या होता है कि हम एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हम ऑलमोस्ट 6 महीने साल भर तक फॉलोअप लेते हैं। बट कई बार क्या होता है, कई बार फॉलोअप सक्सेसफुल होता है क्योंकि वो नंबर सेम रखते हैं। कई बार क्या होता है, इनके पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, आज आप देखते ही हो अपने मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ स्पेशली स्टूडेंट्स रहते हैं, वहाँ सिम में 50 रुपये में 6 महीने की इनकमिंग फ्री। तो भाई होता क्या, वो गरीबी है, उनको तो ऐसा लगता है 50 रुपये में 6 महीने की तो कट जाएगी अपने, और बीच में 100 रुपये का रिचार्ज करवा लेंगे तो कॉलिंग का डेटा मिल जाएगा। तो उस चक्कर में दे कीप चेंजिंग द सिम्स, तो वो नंबर बदल देते हैं। तब फिर हमारा उसमें तो वी आर रियली हेल्पलेस कि भाई हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट हमारी कोशिश रहती है कि 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक हम कंटिन्यूस फॉलो अप करते हैं, अदरवाइज वो बच्चा तो वापस। एंड आई हैव सम सक्सेस स्टोरीज एज वेल एज कि जब हम यहाँ से बच्चे को ट्रेन करके भेजते हैं और हम उसका फॉलो अप लेते हैं, मैनी टाइम्स किड्स कॉल अस एंड जैसे कि भैया वो सेम ठेकेदार या दलाल आया हुआ है, 4 बच्चे लेके जाएगा या 8 बच्चे लेके जाएगा, इन्फॉर्मेशन देता है। हमने कई बच्चों का वहीं पे रुकवाया है, तो वहाँ हमारे भी कनेक्ट्स होते हैं। कई सारी सिविल सोसाइटीज़ है जो जयपुर में भी काम करती हैं और बिहार में भी काम करती हैं, हम उनको कनेक्ट करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि बच्चे जब तक हमारे पास रहे उसको पूरा हम ट्रेंड करें कि बेटा जो गलत तेरे साथ हुआ वो किसी और बच्चे के साथ। बट आई एम नॉट सेइंग इट्स 100% सक्सेसफुल, बट देयर आर लॉट ऑफ किड्स दे कॉल अस। इवन कई बच्चे आज से 4-4 साल पहले गए थे, वो ऐसे ही थोड़े थोड़े दिन में और भैया क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो टाइम पास के लिए फ़ोन कर लेते, तो टच में रहते हैं।
नॉट ऑल बट हाँ 10 में से एक बच्चा तो टच में रहता ही रहता है। एंड ये जो अपने अभी ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करी, इनका क्या होता है बेसिकली वंस यू रेस्क्यूड द चिल्ड्रन? सो बेसिकली इनके भी कनेक्शंस होते होंगे कुछ? डेफिनेटली होते हैं। एक्चुअली देखिए क्या होता है, जब भी रेस्क्यू होता है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ सिर्फ बच्चे ही मिलते हैं, काम करने वाला जनरली मिलता ही नहीं है, या तो भाग जाता है या उसको पहले से पता चल जाता है, या जनरली वो वहाँ होता ही नहीं है, वो सिर्फ सुबह आता है, काम देके चला जाता है, शाम को आता है। सेकंड, पकड़े भी हैं। राजस्थान इज़ द स्टेट जहाँ पिछले कुछ सालों में सजाएं भी हुई हैं 7 साल की, 3 साल की। सो राजस्थान इज सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल, जहाँ ऑल्दो देखो चाइल्ड लेबर तो हमारे प्रॉब्लम क्या, जुडिशरी हो, सिस्टम हो, प्रशासनिक सिस्टम हो, चाइल्ड लेबर को कोई बहुत बड़ा क्राइम माना ही नहीं जा रहा है, प्रायोरिटीज में ही नहीं है। शायद हर जगह दिख रहा है ना वो कि ठीक है ये तो नॉर्मल है। किसी ढाबे पे एक छोटू सी चाय लेके आएगा तो इतना नॉर्मल हो गया, हमने इतना नॉर्मलाइज कर तो दिया। प्रायोरिटाइज ही नहीं है कि लोग उसको सीरियस ले ज़्यादा। बट स्टिल राजस्थान में जुडिशरी भी डूइंग वेरी गुड, पुलिस इज डूइंग रियली प्रिटी वेल, द अदर अथॉरिटीज आर डूइंग वेल। यहाँ सजाएं हो रही हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, बच्चे बाद में बयान के लिए भी बुलाए जा रहे हैं। मतलब कोशिश है। सी एवरी सिस्टम टेक्स टाइम, मतलब हर बुराई या कुरीति से बाहर निकलने के लिए सालों साल लगते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। बट हाँ सजा हो रही है, पकड़े भी जा रहे हैं, पहल हो चुकी है। और मैं तो कह रहा हूँ 100 में से अगर एक को भी सजा हो रही है तो बहुत अच्छे, मतलब कुछ तो हो रहा है, कुछ कोई बाकी लोग उस सजा को देख के भी रुक जाए तो अच्छी बात है। ये शुरुआत हो चुकी है तो शायद हम भी लपेटे मार सकते हैं। अभी जैसे पुलिस की बात करी आपने, तो जब आप रिहैबिलिटेट करते हैं आप दूसरे स्टेट की पुलिस से भी कोऑर्डिनेट करते होंगे, एंड पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो पॉलिटिकल एंगल से देखें, मानिए एक स्टेट में कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, दूसरे स्टेट में दूसरी पार्टी की, तो एक कोऑर्डिनेशन एरर आता है कि इस वजह से पहले आता था बिहार वर्सेस राजस्थान में बहुत आता था। मतलब एक्चुअली क्या है, जहाँ तक पुलिस का है ना, पुलिस का भी इश्यूज होते हैं हमारे साथ में कि इवन मेरे पास कई बार बिहार से पॉलिटिकल्स कॉल आते हैं, जब बिहार के बच्चों को हम लोग यहाँ पकड़ लेते हैं और हमारे शेल्टर में आ जाते हैं। जैसे आपने रेस्क्यू किया, जो रेस्क्यूअर की टीम, वैसे एनजीओज अलग हैं जो रेस्क्यू भी करते हैं, वो सिर्फ रेस्क्यू करते हैं। अब पोस्ट रेस्क्यू बच्चा हमारे पास आ गया है। इवन राजस्थान के बच्चे रेस्क्यू करने पे, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम, बट पॉलिटिशियंस का फ़ोन आया, प्रेशर के लिए फ़ोन आया, इनको छोड़ो, कैसे भी करके छोड़ो। इवन जिसके शोरूम, ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन से रेस्क्यू हुए, वो पॉलिटिकल अप्रोच लगाता है, हमें प्रेशर डलवाता है कि बच्चों के बयान बदलवाओ, बच्चों से बोलो हम तो घूमने आए थे, हम तो काम ही नहीं कर रहे थे। बिल्कुल आता है। एंड बिहार तक से हमारे पास पॉलिटिकल्स कॉल आते हैं, बच्चों को छोड़ो, जल्दी छोड़ो, इनके बयान जल्दी करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। वी डील इट अकॉर्डिंगली, मतलब हम हमारे हिसाब से, बाकी बिना कार्रवाई करे हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छा सा एक्सक्यूज़ होता है कि सर वी आर द ओनली मीडियम, हमारा काम है बच्चों की देख रेख करना। न तो बच्चा हमारी इच्छा से हमारे यहाँ में आता है, वो CWC के ऑर्डर से आता है और जाएगा भी CWC के ऑर्डर से, तो हम तो हमारी टोपी किसी और के सर पहना देते हैं जहाँ बच्चों की छोड़ने की बात आती है, क्योंकि वी कांट फाइट विद द सिस्टम। मैं कितने दुश्मन खड़े करूँ। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे को काम करवा रहा होता है, बाद में वही चाचा या बड़ा भाई या मामा बन के हमारे होम में घुसने की कोशिश करता है, सो दैट वो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सके बयान बदलने के लिए। सो वो भी होता है हमारे साथ। अगेन वही इमोशनल एस्पेक्ट आ जाता है, बच्चा रेस्क्यू होकर हमारे पास आ गया है। अब पेरेंट्स, वैसे तो पर पेरेंट्स को कई बार परवाह नहीं होती, पर जैसे ही रेस्क्यू होता है ना, तो वो ठेकेदार दलाल उनको फटाफट बुला लेता है, क्योंकि हम उनको, पेरेंट्स के अलावा हम किसी को मिलने नहीं देते हैं बच्चों से, तो वो पेरेंट्स के साथ घुसने की कोशिश करते हैं। नहीं तो वो पेरेंट्स को डरा धमका के भेजते कि आप अपने बच्चे को ऐसे बोलना। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक दो जो इंपॉर्टेंट बयान है ना, रेस्क्यू के बाद जब तक वो नहीं हो जाते हैं, वी डोंट लेट इवन पेरेंट्स ऑल्सो मीट टू चाइल्ड। क्योंकि होता क्या है, वो पेरेंट्स आके बच्चे को इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बोल देना कि मैं तो अभी आया ही था, उन पे भी प्रेशर पड़ रहा है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि वो लोग भी पैसा लेके बच्चों को भेजते हैं, वो एडवांस लेके बच्चों को भेजते हैं। सो ये देखिए चेन है, मतलब कई बार वही क्वेश्चन आता है कि भाई बच्चा वापस काम कर रहा है या और बच्चे आ रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हो, छोड़ दो। सी इट्स अ चेन, हम रेस्क्यू कर रहे हैं, हम रिहैब कर रहे हैं, फिर नए बच्चे आ रहे हैं, हम रेस्क्यू कर रहे हैं, चलता रहेगा। देखो आज पुलिस है, जुडिशरी है, फिर भी क्राइम तो हो ही रहा है, बट डजंट मीन कि हम सबको बंद कर दें। आज स्कूल्स हैं, सिस्टम है, फिर भी बच्चे बाहर हैं, स्कूल में नहीं पढ़ रहे तो क्या स्कूल बंद कर दें? नहीं कर सकते। हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो वही हम लोग जितनों की मदद कर सके एग्जैक्टली। सी मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है, लाइक मैनी टाइम्स इट हैपेंस, जब हम किसी की मदद करते हैं और जब उसको एम्प्लॉयमेंट देने की बात आती है, जैसे कोई मजदूर था या कोई किसी भी प्लम्बर था, इलेक्ट्रिशियन था, हमने उसकी हेल्प करी, कोई काम आया,
जिसमें कि उसको पैसा भी मिलना है, लेकिन ही डजंट गिव अस प्रायोरिटी। तब माई टीम और माई अदर मेंबर्स दे गेट ऑफेंड, साला मदद चाहिए थी तब तो हमारे हाथ पांव जोड़ रहा था, आज हम काम दिलवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हमारे शेल्टर होम का सही कर दे, या किसी एक्स के घर जाके भाई ठीक है तू लोगों से 100 रुपए लेता है, हमारे यहाँ से 80 ले लेना। नहीं साहब, मैं तो 150 ही लूंगा आपसे भी, या ज्यादा लूंगा आपसे। तब बाकी मेंबर ऑफेंड होते हैं। मेरा एक बहुत अलग विजन है, अगेन एज आई सेड कि मैं अपनी धुन का पक्का हूँ। मेरी सोच ये है कि हम हमारे कर्म कर रहे हैं, हमने हमारा सत्कर्म कर दिया उसकी मदद करके। इफ ही डजंट गिव अस इन बैक, जो उसके हाथ में है, वो चाहे तो आके एक बल्ब सही कर दे, क्या फर्क पड़ेगा भाई, जब तुझे जरूरत थी हमने तुझे बिना रिटर्न के फेवर के सपोर्ट किया था। वो नहीं करता तो उसके कर्म, कोई बात नहीं, हमने अपना काम किया। और दूसरा मैं स्ट्रांगली मानता हूँ, वी आर हेल्पिंग 100 पीपल, देयर आर ओनली 70 to 80% आर एक्चुअल जेन्युइन। यू कांट गो फॉर 100% एक्यूरेंसी, वो कभी नहीं होगी। और कई बार पीपल दे सेड कि व्हाई 20% अनएक्यूरेटेड पीपल गॉट द बेनिफिट। मैं ये बोलता हूँ आप उस 20 को देख रहे हो, मैं उस 80 को देख रहा हूँ। जो नजरिए का फर्क है, आपके लिए हाफ ग्लास फुल है, मेरे लिए हाफ फुल है, आपके लिए हाफ खाली है। भाई मैं अगर उन 20% की वजह से अच्छा काम करना बंद कर दूंगा तो वो जो 80 लोग हैं ना, उनका नुकसान हो जाएगा। सो ये हमेशा रहेगा, देयर इज नो 100% एक्यूरेसी। आप मान के चल, मुझे पता है कि यू आर इनटू द बेनिफिशियरी लिस्ट एंड यू डोंट डिजर्व इट, बट चूंकि मैं इसलिए दे देता हूं कि अगर मैं आपको नहीं दूंगा ना तो आप मेरे उन 80% को भी डिस्टर्ब करोगे, इस सिस्टम को खराब करोगे, और आप झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो मेरी फिर एनर्जी उस झगड़े में लग जाएगी बजाय अच्छे काम की। तो कर्म अपने अच्छे करो। इवन हमारे तो देयर आर लॉट ऑफ डोनर्स, दे आल्सो से सेम टू अस कि अखिलेश जी हमने तो आपको दे दिए, अब आप जो करो क्या करो वो आपका है। भाई हमने हमारा कर्म कर दिया देके, अब अगला कर्म आपका है कि आप उस पैसों का क्या यूटिलाइज करते हो, सही यूज करो या सही गलत यूज करो, उन्होंने चाहे दे गलत दिया। यूज। सो सेम फिलोसफी आई फॉलो इन माय सिस्टम कि भैया हमने किसी का भला कर दिया। अब कई बार होता है हमें लोग बेवकूफ बनाते हैं, बुजुर्ग बेवकूफ बनाते हैं, लेडीज बेवकूफ बनाती है, और कई बार क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस होगा, मैं को पकड़ लेता हूँ कि शी और ही इज मेकिंग अस फूल, वो हमें इमोशनल फूल बना के मदद ले रहे हैं। ठीक है, एक बार ले लेता है, फिर अगली बार कभी नहीं ले पाता है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, देखिए कि आप किसी भी चीज का मिसयूज करते हो तो एक पॉइंट तक ही कर सकते हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो, प्रोफेशनल रिलेशन हो, या कुछ भी हो लाइफ में, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा, बाहर आएगा ही आएगा। सर जैसे ये 1098 जैसे हमें पता है कि डिस्ट्रेस कॉल नंबर है, ठीक है, उस पर कॉल आता है, पुलिस सिचुएशन पे डायरेक्टली जाती है या आप लोगों के साथ में मैनेज करती है? मतलब आपको किसी भी एनजीओ जो इस पे इन्वॉल्व है तो उनको कॉल जाता है पहले साथ में कि So कैसे मैनेज basically 109 has nothing to do directly with the police first. एक नोडल एजेंसी थी। पहले तो क्या था, पहले तो ये एनजीओस के पास था, प्राइवेट एनजीओस के पास था। अभी लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया कि वो प्राइवेट एनजीओ से छीन के हर स्टेट वाइज एक नोडल एजेंसी बना दी, जिसको स्टेट गवर्नमेंट में चाइल्ड राइट्स डिपार्टमेंट के साथ मर्ज कर दिया। सो पहला कॉल आता है कॉल सेंटर पे, जहाँ प्रॉपर टीम बैठी रहती है। दे टेक अप द कॉल, वो सिचुएशन सुनते हैं। जैसे आपने कॉल किया एंड आपने बताया कि साहब किसी ऑफिस में एक बच्चा काम कर रहा है, या किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, या पेरेंट्स मारपीट करते हैं, या वो मासी के घर है, या नाना के घर है, या ताऊ के घर है, वहाँ उससे काम करवाया जाता है, या जो भी प्रॉब्लम है। फिर वो जो टीम होती है वो वेरीफाई करती है, वेरीफाई में सही पाया जाता है तो फिर वो वहाँ के लोकल पुलिस को साथ लेके जाती है और रेस्क्यू करती है। सो पुलिस को पास डायरेक्ट कॉल नहीं आता, पहला कॉल उस एजेंसी के पास जाता है, और एजेंसी अपने स्वयं विवेक से निर्णय लेती है। वैसे मैक्सिमम केसेस में जहाँ रेस्क्यू करना होता है वहाँ वो डेफिनेटली पुलिस को साथ रखती है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि प्रॉब्लम हो ही सकती है। आज मैं आपके घर में आ रहा हूँ और आपको कल्प्रेट बता के बच्चा आपसे छीन के या आपसे लेके जाने की कोशिश करो तो आप रेजिस्टेंस तो दोगे, आप ऐसे इजीली थोड़ी मुझे ले जाने दोगे। पहले ऐसे हुए कई बार रेस्क्यू ऑपरेशंस में, जब चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू करने जाते थे, ऊपर से छतों से पत्थर फेंक के मारने की कोशिश करते थे, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते थे कि नहीं ले जाने देंगे बच्चों को, और कई सारे। अब धीरे धीरे सुधार आया ऑनेस्टली, जब बाद में कहानियाँ बाहर आती ना कि बच्चों के साथ कितना बुरा बर्ताव होता था। सो कई लोग आजकल हमें मतलब इवन इन्फॉर्मर बन गए हैं उन बस्तियों में, जो पर्टिकुलर चाइल्ड लेबर की 5-6 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ से फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं कि यहाँ पे इतने बच्चे काम कर रहे हैं, आप आके रेस्क्यू कर लो। हाँ, सो है, मतलब इस चीज़ का इशू तो रहता है। आपकी कहानी हमने सुन ली, और आप मेजरली चाइल्ड एंड ओल्ड एज होम के अलावा आपने विमेन इश्यूज पे काफ़ी कुछ किया हुआ है, राइट? सो आपके लिए हु इज द लेडी लक, हु इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड ऑल दिस, थोड़ा वो स्टोरी भी एक बार। So of course my wife Meenakshi, she is the one who turned me in a good human being.
ऑनेस्टली मतलब मैंने तो खुद उसकी भी रेगिंग ले ली थी. आई सोल्ड हर फेक पेपर्स टू हर एंड शी यूज्ड टू हेट मी लाइक हेल. बट पता नहीं भगवान की मतलब भगवान क्या चाहता था, मेरी किस्मत अच्छी थी या उसकी बुरी थी, उसने हमें वापस मिलाया. एंड वी मैट एंड देन अगेन वी स्टार्टेड टुगेदर एवरीथिंग. सो एज आई सेड इन स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू इम्प्रेस हर एंड इसीलिए मैं भी उसके साथ में आई यूज्ड टू प्रिटेंड. सो शी इज़ द वन. आज भी आई एम नॉट अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड पर्सन. मैं बहुत ही मैसी आदमी हूँ. सो शी ऑलवेज बीन देयर विथ यू नो हंटर के साथ या डंडे के साथ हम सबको सुधारने में लगी रहती. एंड शी इज़ वेरी पर्टिकुलर. आइदर इट्स डिसिप्लिन या उसका बहुत एक्सट्रीम वो है डिसिप्लिन पे. नॉट ओनली मी, माई होल स्टाफ एंड एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ दिस कि मैम ना देख लें सीसीटीवी में या मैम को पता ना चल जाए कि कुछ गड़बड़ हो रही है. सर को तो हम कर लेंगे, हाँ मैनेज कर लेंगे, बट मैम इज़ नॉट मैनेजेबल. वो पता है कि सर ही मैनेज नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे. सो शी इज़ माई लेडी लक. एंड मैं कई बार कहता हूँ ओपनली, आज भी कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आई एम द वन हु ओनली बी द फेस, और आई एम द फेस ओनली. The people behind all the structure is like either it's a Meenakshi, other board members, my team, Mamta ji, Sanjay is there, he's with me almost 2012-13 से ही वो मेरे साथ हैं. Then the other members जो बच्चों का ध्यान रखते हैं, बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, my volunteers, my interns जो कि मतलब बिना किसी लालच के, बिना किसी सैलरी के या बिना उसके अपनी सेवाएं देते हैं. सो इट्स ऑल टीम वर्क. ठीक है, मतलब एक होता है ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक फेस होता है, तो वो मैं फॉर्चुनेटली आई एम द फेस, बट द मेन फोर्स बिहाइंड इज यू नो डिफरेंट लॉट ऑफ पीपल. सो कई लोग कहते हैं कि यू आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट मनी. आई सेड कि यस, पैसा है तो आप चैरिटी कर सकते हैं. माय फादर यूज्ड टू से ऑलवेज कि पहले इतना तो कमा लो कि तुम खुद का घर चला सको, तभी तो किसी दूसरे की मदद कर पाओगे. चैरिटी बिगिंस एट होम. घर में बच्चों को पेट भरने के लिए खाना नहीं होगा, मैं दूसरों को देके कर भी कर लूंगी, और कब तक दे लूंगी. तो बिना एक्चुअली फाइनेंशियल सपोर्ट के यू कांट इवन डू द चैरिटी. आप बातें अच्छी कर सकते हो बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के, बट द एक्चुअल चैरिटी, भाई आज आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए ना, आइदर इट्स एन हेल्थ, इट्स एन हाइजीन, आइदर इट्स एन एजुकेशन. बच्चे को स्कूल भेजना है, किसी बच्चे को पढ़ाना लिखाना, तो उसकी स्कूल फीस तो भरनी पड़ेगी ना. एग्जैक्टली. सो मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है कि भैया अल्टिल विदाउट अ फाइनेंशियल सपोर्ट यू कांट ब्रिंग चेंज. You have to need funds with you, then only you can support someone. So all in all, it's a team effort with everybody out there, of course. And you leading them in a way. And I've been led by Meenakshi. The boss, yeah, the super boss. Women empowerment. Yes, exactly. तो सर जैसे ओवरऑल अब आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं अपने सराउंडिंग्स में, काफ़ी केसेस भी हैंडल कर लिए, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशंस हो या जो भी हो. कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसी सिचुएशंस अब आपने ऐसे देख लिए हैं कि आपको लगा कि ह्यूमैनिटी का एंड है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट आ चुका है, मतलब ये तो इंसानियत नहीं है, उससे ऊपर है मतलब? यस, आई हैव सच मेनी केसेस. स्पेशली अगर मैं पहले जैसे बच्चों की बात करूँ, इट्स जून मंथ. लास्ट ईयर इन द जून 12th जून इट इज़ अ चाइल्ड लेबर डे. सो हम लोग एक रेस्क्यू ऑपरेशन में गए थे विथ अलॉन्ग विथ द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, CWC चेयरमैन, क्योंकि वो क्या डे होता है तो सब डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं. हम लोग एक रेस्क्यू ऑपरेशन में गए थे भट्टा बस्ती में. तो बाहर गेट के ताला लगा हुआ था, और हमारी जो मेन उसमें लीड थे, 2 ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका काम रेस्क्यू करना है. सो उनके पास फुल ऑन न्यूज़ थी, मतलब कि वहाँ बच्चे हैं. सो पुलिस ने ताला तोड़ने से मना कर दिया कि हम तो गेट का ताला नहीं तोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है. अब मेरी टीम को था कि भाई अंदर है, मतलब जो वो NGO, सॉरी नॉट माई टीम. सो वो कूद के गए, दीवार फांद के, 8 फीट की दीवार फांद के अंदर गए. 2nd फ्लोर पे गए तो अगेन बाहर ताला. तो उन्होंने गेट को खटखटाया, तो अंदर से आवाज़ आई कौन है. तो हमारा मतलब उनका हो गया पुख्ता है. फिर उन्होंने ऊपर वाला ताला तोड़ दिया. तोड़ते ही अंदर बच्चे, 26 बच्चे 10 बाई 10 के टीन शेड के कमरे में, 12 जून को आप सोचो गर्मी में. देयर इज नो सिंगल विंडो इन दैट रूम. और आग वाला काम होता है चूड़ियों का, उसकी घिसाई होती है तो धुआं निकलता है, मड निकलती है. साहब फिर वो चिल्लाए तो फिर ताला तोड़ के हम सब अंदर गए. वन ऑफ द मोस्ट हॉरेबल कंडीशन. जो हमारे साथ ऑफिसर्स वो गए थे, वो 5-7 मिनट से ज़्यादा उस कमरे में नहीं टिक पाए. उनका हम तो बाहर जा रहे हैं, दे फील लाइक वॉमिटिंग. इतनी उमस, इतनी गर्मी, ऐसा माहौल. फिर वो बच्चे मेरे ही शेल्टर होम में आए थे, मतलब दे वर बीन वर्स्ट कंडीशन. और एक बच्चा और आया था मेरे पास उससे पहले, ही बीन रेप्ड थ्राइस एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्लूडिंग टंग एवरीथिंग वॉज जली हुई. मतलब जैसे कहते हैं ना, या तो सिगरेट चिटाई हुई या चिमटा चिटाया हुआ. दैट वॉज वन ऑफ माई हॉरेबल सिचुएशन जो विच आई सीन एवर.
और बुजुर्गों में तो क्या है, देखो मतलब ऑनेस्टली बुजुर्गों के साथ भी मेरे को बहुत बार देखना पड़ता। कई बार हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं, बट नो वन इज रेडी टू टेक केयर ऑफ द मदर, सो शी इज़ विथ अस। सो तब ऐसा फील होता है। एंड ऑनेस्टली देखो, मैं ऑन एयर कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट एवरी टाइम द किड्स आर बैड, हाँ एग्जैक्टली, है ना। हम हमारे पास हर प्रकार का बुजुर्ग रह रहा है। ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनकी बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन ठीक है, नहीं रहना है सब उनके साथ, नहीं समझ में आ इच्छा से भी बाहर रही, रहते इच्छा हैं। से भी बाहर है। कई बार जैसे मुझे ऐसा लगता है कि यार है ना, ये भी कॉम्प्रोमाइज करने को या एडजस्ट करने को रेडी नहीं है। और अब हमारे साथ रहते हैं ना, तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि ओल्ड एज होम इट्स वेरी इजी टू रन, बच्चों के साथ मुश्किल है। अब मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल डिफिकल्ट है। बच्चे की शायद आप मेंटालिटी चेंज कर सकते हो, इनकी नहीं कर सकते। हाँ, इंसान ने जिस तरीके से सोच रखा है वो बदलेगा क्योंकि वो कहते हैं ना कि अब एज अब जैसे से बढ़ती है वो वापस बच्चा ही बन जाता है। अब क्या, इनका ईगो इश्यूज बहुत हाई होते हैं। बच्चों के साथ ईगो की प्रॉब्लम नहीं होती। वो बच्चे अभी एक बार डांट भी दिया तो 10 मिनट 15 मिनट रोने के बाद फिर एक जैसे हो जाएंगे। तो कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम पुअर्टी है, पढ़ने को नहीं है, खाने को नहीं है। अब एक अम्मा बाबूजी है जिनको हम राशन पहुंचा रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। हम उनको बोलते हैं आश्रम में आ जाओ, नहीं आएंगे क्योंकि परिवार में बदनामी हो जाएगी हमारे बेटों की। तब मुझे फिर गुस्सा आता है कि यार जब वो बेटे आपको खिला नहीं रहे, पिला नहीं रहे, एनजीओ से आपको राशन देना पड़ रहा है, तब उनको समाज में बदनामी की चिंता नहीं। लेकिन सी दैट इज वाई इंडिया में कहते हैं कि माँ बाप कभी भी बुरा नहीं चाहते बच्चों के। ऐसी सिचुएशन में जब उनके पास खाने के लिए नहीं है तब भी वो सोच रहे मेरे बच्चों की बदनामी नहीं हो। बहुत सारे हैं, बट आई ऑलवेज बिलीव, मेरी आदत है कि मैं अच्छी चीज़ों को ज़्यादा चेरिश करने में करता हूँ। मतलब बीच में आई वॉज सो मतलब डिप्रेशन जैसे मैं हो गया था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव। सी बीइंग एन एनजीओ पर्सन, यू ऑलवेज बीन फेस नेगेटिव थिंग्स। हर टाइम वो पॉजिटिव नहीं रह सकते ना, पॉजिटिव आती भी तो नहीं है ना। जो बेनिफिशियरी आता है वो प्रॉब्लम वाला आता है, वो अपनी प्रॉब्लम लेके आता है। वो प्रॉब्लम सुन सुन के मतलब बहुत ज्यादा मुझे लगने लगा यार क्या है दुनिया में, कुछ है ही नहीं, सब कुछ नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं है। फिर देन मेरे को किसी एक अच्छे मेरे मित्र ने या फिलोसोफर ने समझाया कि अखिलेश, अगर तू बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सोचेगा ना तो वो दिन दूर नहीं है जब तू खुद डिप्रेशन में आ जाएगा एंड यू कांट एबल टू डू एनीथिंग। ऑनेस्टली फिर उसके बाद मैंने चीजों को थोड़ा सा लाइटली लेना शुरू किया कि भाई नाउ इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब, आई हैव टू लिसन देम एंड आई हैव टू डू समथिंग इफ आई कैन डू, एल्स आई हैव टू मूव ऑन फ्रॉम। मतलब मैंने अब उतना सीरियस चीज को मैं मतलब अदरवाइज मतलब कई बार तो मैं ना ओल्ड एज होम शुरू करने के बाद मेरे को मेरी वाइफ को बोलना पड़ता है यार हम दोनों भी अपने फ्यूचर का कुछ तो सोच के चलें, आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं है। सो माय सन वाज लाइक कि आप हमें क्यों घसीट रहे हो, हम तो मतलब व्हाई यू फील कि हम बुरे ही निकलेंगे। आई सेड कि यू मतलब ऐसा नहीं कि तुम बुरे निकलोगे, मतलब आई स्टार्टेड जजिंग माय ओन किड्स, क्योंकि ही इज जस्ट 8 ईयर ओल्ड बेचारा। तो वो अभी मतलब तो होता है ना कि थिंकिंग है जो आ जाती है जब सुनते रहते हैं ना उन बुजुर्गों के बारे में ऑल। तो फिर अब बच्चों का देखते हैं तो माय सन इज़ वेरी मच एक्टिव इनटू इट, वो ही लव्स गोइंग एनजीओज एंड ऑल। डॉटर इतनी नहीं है बिकॉज बीइंग एन अ गर्ल, वो बड़ी भी हो गई, टीनेज में आ गई हैं, एंड देन वो बॉयज होम है। हाँ, सो बट बेटा ही इज वेरी मच इन्वॉल्व, उसको बुजुर्गों में भी बहुत मजा आता है, बच्चों के साथ भी ही फील्स लाइक बॉसी ओवर देयर, है ना, लीडर बन जाता है वहाँ जाके उन बच्चों का एंड ऑल। तो ही फील्स लाइक, एंड आई बिलीव कि आई जस्ट विश कि उसमें ये फीलिंग्स जो अभी से आई हैं वो कंटिन्यू रहे, मतलब इस चीज़ का। तो मैं मतलब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ओन बायोलॉजिकल किड्स, क्या बनेंगे, क्या करेंगे। मैंने कहा बस मैं तो यही चाहता हूँ अच्छे इंसान बन जाए तो मेरी परवरिश सफल हो जाएगी। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नहीं भी बने तो चलेगा, वो उनकी इच्छा है, बट अच्छा इंसान बन गया ना उस दिन आई फील सेटिस्फाइड कि यार मैंने अच्छी ब्रिंगिंग दी है मेरी। मैंने तो क्या, मेनली मीनाक्षी का फोकस रहता है मेरे बच्चों पे, क्योंकि मुझे इधर से टाइम नहीं मिलता। तो हम उसी में खुश है कि एक अच्छा इंसान बना पाए उनको, बिकॉज आज के टाइम पे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, साइंटिस्ट बहुत मिल जाएंगे, अच्छा इंसान मिलना मुश्किल है। सो बच्चों को मैं सभी पेरेंट्स को यही कहता हूँ जिनसे मैं मिलता हूँ, फर्स्ट फोकस ऑन योर चाइल्ड टू मेक हिम अ गुड ह्यूमन बीइंग। डॉक्टर इंजीनियर तो अपने आप बन जाएगा अगर इसमें टैलेंट होगा, तो इंसान बनाना जरूरी है उनको पहले। अच्छा ये है। अखिलेश जी, बस एक आखिरी सवाल जो काफ़ी टाइम से भी मन में है, जैसे अल्टीमेटली हमने बहुत सबने अच्छे काम करे, कोशिश करते हैं हम एक अच्छा इंसान बनने की, पर जाना सबको है, अनलिमिटेड टाइम किसी के पास नहीं है यहाँ पे धरती पे। व्हेन यू गो फ्रॉम हेयर, हाउ वुड यू लाइक कि लोग आपको कैसे याद रखें? ऑनेस्टली लाइक आई बिलीव कि मुझे याद रखने की बजाय वो नया सवेरा को याद रखें। और अगर आप स्पेसिफिक बोलना चाहें तो मेरे कामों को याद रखें, मैं जो सेट करके जाऊं उसको आगे बढ़ाएं, वही एक मेरे लिए अचीवमेंट होगा। नया सवेरा में जो
जो जिस इमोशन और पैशन के साथ मैं और मीनाक्षी काम कर रहे हैं, आई रियली डोंट नो हु विल गोइंग टू लीड नया सवेरा इन फ्यूचर, है ना भाई। ये तो है नहीं कि भाई मेरा बेटा ही लीड करेगा या मेरी बेटी लीड करेगी। आई रियली डोंट नो कि जब वो इस लायक होंगे, वो इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे सोशल सर्विस में, तो कोई ना कोई तो लीड करेगा ही। तो यही है कि जो एग्जाम्पल्स हमने अभी सेट किए हैं, जिस पैशन से हम दोनों, आई बीन क्रिटिसाइज फॉर दिस, मतलब नॉट ओनली क्रिटिसाइज बट बीन एडवाइज बाय मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वॉलंटियर कि सर आप थोड़ा सा है ना, मतलब एक सेकंड लाइन तैयार करो नया सवेरा। बट पता नहीं, मतलब आप इसको सेल्फिशनेस मानो या मैं ओवर प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्टिव मानो, मुझे ऐसे लगता है कि यार अभी तक कोई वो राइट पर्सन ही नहीं मिला जो जिस पैशन के साथ मैं इसको फील करता हूँ ना, वो उस नया सवेरा को फील करे। ये काम करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही पैशन है। आपको वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए महसूस करने की कि दूसरा दर्द में तो कैसा लग रहा है, वाइब मैचिंग। सो मैं मतलब जब मेरे वॉलंटियर्स या स्टाफ को बोलता हूँ ना, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि पुट योरसेल्फ हिज और हर प्लेस, फिर डिसीजन लो। मतलब आप ये सोचो कि ये चीज़ आपके साथ हुई। जब मैं कभी भी किसी के साथ बैठता हूँ, व्हेन आई गो एंड आई डिस्कस अबाउट द सपोर्ट एंड ऑल, आई ऑलवेज गो विद द कैरी विद द, या तो मैं वो बुजुर्ग बन के जा रहा हूँ या मैं वो चाइल्ड लेबर बन के जा रहा हूँ। भाई अंटिल आप जब तक उस चीज़ को खुद फील करके नहीं जियोगे ना, तो आप आगे उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। वो अगर करोगे तो फिर बनावटी लगेगी। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मुझे कोई राइट मेरा सक्सेसर नहीं मिला है जिसको मैं आई कैन से कि हाँ भाई ही और शी इज़ द वन जो आगे नया सवेरा को उसी पैशन, उसी फीलिंग्स के साथ आगे ले जा पाएंगे। सो लेट्स सी, नो वन सीज द फ्यूचर क्या होता है। तो आपसे ज़्यादा आपका काम विजन चलता रहना चाहिए। हाँ बस दैट इज़ इम्पोर्टेंट, नया सवेरा रहना चाहिए। व्यक्ति विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है, काम इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट है। तो सर कैसा लगा आज आपको हमसे मिलकर यहाँ आकर? इट्स रियली ग्रेट, मतलब काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है, मतलब बहुत टाइम बाद आई हैड सच इंटरव्यू, सो आई फील वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इनिशिएटिव एंड आई होप कि आप अच्छे अच्छे लोगों की कहानियाँ सामने लाएं, ऐसे लोगों की कहानियाँ लाएं जो भी लाइमलाइट में नहीं है, जिनको मेन स्ट्रीम में जगह नहीं मिलती है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई पर्सनली नो या एडमायर जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हों या ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी में कर रहे हो। कोशिश वही है बिल्कुल कि ऐसे ही लोगों की कहानियाँ बतानी है जो काम तो बहुत कर रहे हैं पर उतना उनको शायद लोग जानते नहीं है। सो ऑल द बेस्ट टू यू टू। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हasta la vista। गुड बाय।